हाँ भी साथियों, आपका स्वागत है अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो अपने एक एनसीईआरटी की साइंस का जो सीरीज थी उसको हमने शुरू किया था। और इस सीरीज में हमने क्या लिया था? हमने लिया था जो कक्षा 6 से लेके 10 तक की जो एनसीईआरटी की साइंस बुक है, उसमें से पिछली भर्तियों के अंदर आए हुए प्रश्न थे, उन प्रश्नों को लेके आपके सामने उपस्थित हुआ था। उसमें हमने 2 क्लासों को देखा था। हमने इस पूरी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको 3 भागों में डिवाइड किया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हमने इनके 2 पार्ट जो थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उनको हमने अलग अलग क्लासों के अंदर देखा था। एक कल देखा था और एक परसों की क्लास में देखा था। आज हमने जो क्लास देखनी है वो किसके ऊपर है? बायोलॉजी के ऊपर। आज अपनी बात रहेगी बायोलॉजी से संबंधित। बायोलॉजी से संबंधित जो पिछली भर्तियों के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर किसी विद्यार्थी ने पिछले वाली जो क्लासें हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की वो नहीं लगाई है तो प्ले लिस्ट में जाके आप उन क्लासों को लगा सकते हैं। आपको अलग अलग क्लासें मिल जाएगी, फिजिक्स की अलग मिल जाएगी और केमिस्ट्री की अलग मिल जाएगी। वहां जाके आप उनको लगा सकते हैं। ये क्लासें आपके लिए रामबाण है एक तरीके की। क्या है? रामबाण है ये रामबाण कैप्सूल है आपके लिए। क्या है? रामबाण कैप्सूल मान सकते हो इनको। जिसने ये कैप्सूल ले लिया, मान लो वो सफल हो गया, और जिसने ये कैप्सूल नहीं लिया वो देखता रह जाएगा। देखो, है ना? तो ये क्यों रामबाण है? क्योंकि जो आने वाली भर्तियां हैं अपनी, जैसे वीडियो है, पटवार है, 4th ग्रेड है और रेलवे है ना? इनके अंदर जो साइंस के प्रश्न पूछे जाएंगे वो कहां से पूछे जाएंगे? वो पूछे जाते हैं कक्षा 6 से लेके 10 तक। जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और वहां से प्रश्न पिछली भर्तियों के अंदर पूछे हुए प्रश्न है, किस तरीके से पूछे हुए हैं उनके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। तो आने वाली भर्तियों के अंदर आपको ये प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। ये हूबहू प्रश्न आपको वहां एग्जाम में मिलने वाले हैं, उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं आज के जो पहले प्रश्न की तरफ। हमने साइंस को 3 भागों में बांटा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिर हमने इनको क्लास वाइज भी देखा था। जैसे फिजिक्स को हमने 6 क्लास के अलग देखे, 7th के अलग देखे, 8th के अलग, 9th के अलग और 10th के अलग। वैसे ही केमिस्ट्री को देखा और वैसे ही हम आज चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 6 की। क्लास 6 से जो बायोलॉजी के प्रश्न पूछे गए हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। पहला ही प्रश्न है, मनुष्य एवं तिलचटा किस वर्ग का उदाहरण है? यानी कि मनुष्य और तिलचटा जो है ये किस वर्ग के उदाहरण है? यानी कि जो क्लास 6 के अंदर आपको जंतुओं का वर्गीकरण दिया हुआ है। क्या टॉपिक दे रखा है? जंतुओं का वर्गीकरण टॉपिक दे रखा है। उस वर्गीकरण के अंदर हमने एक अलग अलग जो है पार्ट दिए हुए हैं। ऑर्थोपोडा वर्ग अलग है और जो सर्वाहारी वर्ग है वो अलग दे रखा है, मोलस्का वर्ग है वो अलग दे रखा है। यानी उन अलग अलग वर्गों के अंदर दे रखे हैं। तो यहां से प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये जो तिलचट्टा और मनुष्य जो है ये किस वर्ग से लिए गए हैं? ये सर्वाहारी वर्ग के उदाहरण हैं। किसके हैं? सर्वाहारी वर्ग के उदाहरण हैं। दूध में क्या नहीं पाया जाता है? दूध में क्या नहीं पाया जाता है? विटामिन सी और आहार फाइबर जो है वो नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना है, विटामिन सी और आहार फाइबर जो है वो नहीं पाया जाता है। मधुमक्खी किस से शहद बनाती है? यानी जो मधुमक्खी है, जो पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं, उनके ऊपर से वो जो बैठी रहती है और बैठने के बाद वो अपना काम जो है वो करती है शहद बनाने का। तो वहां से वो क्या लेके आती है? वो उन पुष्प से मकरंद चूस कर लाती है। क्या लाती है? मकरंद चूस कर लाती है और उससे वो क्या बनाती है? शहद बनाने का काम करती है। केला एवं कद्दू में 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्से होते हैं। किसमें? केले के अंदर और कद्दू के अंदर 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्से जो है वो माने गए हैं। वो कौन कौन से हैं?
देखो फूल को भी खा सकते हैं अपने, किसको खा सकते हैं, फूल को, तने को भी खा सकते हैं और फल को भी खा सकते हैं। देखो तीनों चीज को खाने में अपने उपयोग में ले सकते हैं। देखो फूल, तना और फल दोनों का, किस किस का, केले और कद्दू का, केले और कद्दू का। ओके हाँ जी। ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है, ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ में देखो हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें किन से मिलती है, गेहूं है, चावल है, क्या है, चावल है। जो अनाज है अपनी, क्या याद रख सकते हो, अनाज जो है अपने, उनसे अपने को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। वसा, वसा तेल है, घी है ना, ये जो पदार्थ होते हैं इनसे अपने को क्या मिलती है, वसा। प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो पनीर है, और दालें जो है मुख्य रूप से दालें। और सबसे ज्यादा प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन याद रखें, ज्यादा प्रोटीन जो है वो किस दाल से मिलता है, वो चने की दाल से मिलता है। किसे, चने की दाल जो है उसमें अपने को सबसे ज्यादा प्रोटीन प्राप्त होता है। किस दाल से, चने की दाल से। ओके हाँ जी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है। मानव के अंदर जो वृद्धि हो रही है वो धीमी वृद्धि हो रही है। मान लो क्या वृद्धि जो हो रही है वो क्या हो रही है, धीमी वृद्धि हो रही है। तो वो किसके कारण धीमी हो जाती है, ये अपने को बताना है। तो वो किसके कारण होती है, प्रोटीन के कारण। किसके कारण है, प्रोटीन के कारण धीमी वृद्धि होती है। मसूड़ों से खून निकलना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, घाव भरने में अधिक समय लगना, ये किसके कमी से होता है, ये किसकी कमी से होता है, विटामिन सी। किसकी कमी से, विटामिन सी। यानी कि जब अपने मसूड़ों से खून निकल रहा है, या रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी का मतलब है कि तुरंत ही कोई रोग ग्रसित हो जाना, तुरंत ही कोई रोग ग्रसित जो है वो हो जाना। या यूं कहें कि 2 दिन पहले तो बुखार सही हुआ है, तीसरे चौथे दिन फिर कोई ना कोई जो बुखार है या सिर दर्द है, पेट दर्द है, उसके हो जाता है। यानी जो रोगाणु है वो वहां अटैक कर लेते हैं, है ना। तो अटैक कब करते हैं, कि उनकी जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो रोग जो है वो व्यक्ति जल्दी से ग्रसित हो जाता है। इसके लिए आपको क्या दिया जाता है, विटामिन सी। क्या दिया जाता है, विटामिन सी दिया जाता है हमें। नेक्स्ट है, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी किस रोग का लक्षण माना गया है। दुर्बल पेशियां हो जाना और काम करने की ऊर्जा में, यानी काम करने में, जैसे काम कर रहे हैं अपने तो जल्दी से थकावट आ जाती है अपने को, जल्दी से क्या आ जाती है, थकावट आ जाती है। ये किसके कारण आती है, ये बेरी बेरी या फिर B1 कह सकते हो। किस रोग के कारण आती है, बेरी बेरी B1 के कारण आती है। असंतुलित आहार के कारण रोग उत्पन्न होता है, इसे रोका जा सकता है, इसे रोका जा सकता है। सिंपल सा पर्सन, असंतुलित आहार। संतुलित आहार कौन है, संतुलित आहार उसे कहा गया है जिसके अंदर है कार्बोहाइड्रेट, क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लवण और जल, और जल, ये सभी उपयुक्त मात्रा में हो भोजन के अंदर, ये सभी क्या हो, उपयुक्त मात्रा के अंदर हो, तब उसे कहेंगे संतुलित भोजन। अगर इनमें किसी की कमी है तो उसको कह देंगे असंतुलित भोजन। तो अगर असंतुलित भोजन है और असंतुलित आहार है तो उससे क्या हो सकता है, अपने को रोग हो सकते हैं। तो रोग जो होते हैं वो, उस रोग को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलित आहार लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, संतुलित आहार लेना पड़ेगा। प्रोटीन का परीक्षण कॉपर सल्फेट, क्या नाम है इसका, कॉपर सल्फेट, याद रखें, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट से किया जाता है। यह कौन सा रंग देता है, यह कौन सा रंग देता है। प्रोटीन का जो परीक्षण है वो किससे किया जाता है, कॉपर सल्फेट से। यानी कि कॉपर सल्फेट प्रोटीन के अंदर डाल दें, या कॉपर सल्फेट में प्रोटीन जो है वो डालेंगे तो रंग जो है वो कैसा हो जाएगा, बैंगनी रंग। कैसा रंग हो जाएगा, बैंगनी रंग हो जाएगा। तो अपने मान सकते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण जो है वो I2 से किया जाता है। I2 मतलब आयोडीन, आयोडीन क्या है, आयोडीन, आयोडीन से किया जाता है।
यह कौन सा रंग देता है? तो ये कौन सा रंग देगा? नीला और काला, नीला काला रंग जो है वो देता है। छाछ किस पदार्थ से प्राप्त की जाती है? छाछ जो है अपने अच्छे से जानते हैं, छाछ किससे मिलती है? दूध से। किससे प्राप्त करते हैं? दूध से प्राप्त करते हैं। ओके, हाँ जी। पत्ती का प्रमुख भाग और कार्य, ध्यान रखिए, अलग अलग मैंने यहाँ सारे कार्य जो है वो आपको बता दिए एक साथ। परवर्त जो है, जो परवर्त भाग होता है इसका, उस भाग को पत्ती को तने से जोड़ता है। ये पत्ती को किससे जोड़ता है? तने से जोड़ता है। जैसे मान लो ये तना है और इस तने के साथ इस पत्ती को जो जोड़ रहा है, जैसे ये कोई पत्ती है मान लो, है ना, ये क्या है? पत्ती है। तो ये जो भाग है ये इसका कौन सा हो गया? परवर्त। क्या हो गया? परवर्त भाग हो गया। ये कौन सा भाग हो गया? परवर्त भाग हो गया। पटल पत्ती का हरा चपटा भाग, जो ये भाग जो दिख रहा है ये वाला, ये जो भाग है ये इसका क्या कहलाता है? ये कहलाता है पटल। ये क्या कहलाता है? पटल कहलाता है। किनारा, किनारा कौन सा होता है? पत्ती को आकार देता है। पत्ती को जो आकार देता है वो कौन सा हो जाता है? वो होता है किनारा। वो कौन सा हो जाता है? किनारा। या यूं कहें कि ये जो ये इसकी भाग है ना, ये वाली, ये पत्ती के चारों ओर जो लाइन सी है, ये इसका क्या आ जाएगा? आपको किनारा कह देंगे इनको। इनको क्या कह देंगे? किनारा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास है समानांतरे विन्यास वाले पत्ती के पौधे की जड़ होती है। समानांतरे विन्यास वाले पत्ती के पौधे की जो जड़ें होती है वो कैसी होती है? रेशेदार। कैसी होती है? रेशेदार होती है। जालीदार विन्यास वाले पत्ती की जड़ें जो होती है वो कैसी होती है? मूसला। मूसला का मतलब होता है गहरी। क्या है? गहरी। यानी कि मूसला का मतलब है गहरी। जैसे सरसों की जड़ है, नरमे की जड़ है ना, वो कौन सी जड़ें हैं? मूसलादार हैं। समझ गए? रेशेदार का मतलब जैसे गेहूं की जड़ें हैं। किसकी? गेहूं की जड़ें, याद रखो, गेहूं की जड़ है ना। और जो मूसला है वो इसमें क्या याद रखो? सरसों की जड़ है, नरमे की जड़ है या कपास की जड़ है ना। सरसों की जड़, ये जड़ें किसका उदाहरण है? मूसला जड़ का उदाहरण है। ओके, हाँ जी। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। कमजोर तना, ऐसा तना जो कमजोर है वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है लता। क्या कहलाता है? लता। या अपने आम भाषा में, आपा अपनी भाषा में इनके बोला बेल बोल दिया। के बोल दिया? बेल बोल दिया, है ना। के बोल दिया इन्हें? बेल, है ना। वो देखो बेल जी की है बस सीधी खड़ी को नहीं है, बाकी इनकी सहारो चाहिए बिना खड़ी रहने के लिए, है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे? लता या बेल कह देते हैं। प्रकाश संश्लेषण तना का प्राथमिक कार्य नहीं है, यह कार्य है। जो प्रकाश संश्लेषण है ये तने का प्राथमिक कार्य नहीं है। ये प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कहाँ होता है? अपने अच्छे से जानते हैं, पत्ती में। कहाँ होते हैं? प्रकाश संश्लेषण का काम कहाँ होता है? पत्तों के अंदर जो पौधे की पत्तियां होती है वहां क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। और प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य से जो प्रकाश आता है, सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 ग्रहण करते हैं। CO2 को ग्रहण करते हैं। ये जो CO2 है ये पौधे का क्या है? एक प्रकार का भोजन है। पौधे का क्या है बच्चे? भोजन है। क्या है? पौधे का भोजन है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। आपा तो कह करा जी को पौधो लागेड़ो है, बिन पट्टर बिन उल्टो कर दिया, लगाने वाली बात तो दूर ही है। लगाने वाली बात तो दूर ही है। तो वो काम कौन करना? अपन ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाना है ताकि CO2 की जो मात्रा है उसको कम किया जा सके। ओके, हाँ जी। पानी के नीचे गोताखोर अपने पैरों पर किस लिए फ्लिपर्स पहनते हैं? जो फ्लिपर्स है वो पहनते हैं पैरों के नीचे, ताकि जो पानी के अंदर जो तैरते हैं उसमें तैरने में क्या हो? उनको आसानी हो। क्या हो जाए? आसानी हो जाए, इसलिए वो फ्लिपर से पहनते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है घोंगा। घोंगा किसकी सहायता से चलता है? मार्शल पैर की सहायता से चलता है। घोंगा जो है वो किसकी सहायता से चलता है? मार्शल पैर की सहायता से चलता है ना। एक हड्डी के संचालन में कितनी मांसपेशियों का उपयोग होता है? एक हड्डी अगर बनानी है अपने को, एक जो हड्डी बनती है, एक हड्डी बनाने में कम से कम कितनी मांसपेशियां होनी चाहिए? 2 मांसपेशियां होनी चाहिए।
कितनी? 2 मांसपेशियां मिलकर एक हड्डी का निर्माण करती हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, फूल के मादा भाग का निर्माण होता है। मादा भाग का निर्माण होता है कलंक जो शैली होती है, कलंक जो शैली होती है वो, और जो अंडाशय होता है, और ये अंडाशय जो है ये दोनों भाग मिलकर क्या बनाएगा? मादा भाग का निर्माण करते हैं। शरीर का कौन सा अंग चलने फिरने में मदद करता है? हड्डियां और मांसपेशियां। पैर नहीं लिखना, पैर नहीं लिखना, ध्यान रखना है। क्या? हड्डियां और मांसपेशियां। ठीक है, हाँ जी। ऊपरी जबड़ा एवं खोपड़ी किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है? अचल जोड़ का। किस जोड़ का है? अचल जोड़ का है, ये ध्यान रखना है। किस जोड़ का उदाहरण है? अचल जोड़ का उदाहरण है। ओके। रेगिस्तानी पौधे, रेगिस्तानी पौधे में क्या विशेषताएं होती हैं? रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं, रेगिस्तान जो मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं, है ना, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती है एक तो, तथा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से कम पानी की क्षति करती हैं। कम पानी की क्षति करती हैं। ज्यादा पानी की क्षति कर दें तो क्या होगा? ज्यादा पानी की क्षति कर देंगे तो पानी जल्दी से उनको मिलेगा नहीं, तो वो चले जाएंगे, डेड हो जाएंगे, है ना। इसलिए वो कम क्या करते हैं? पानी की क्षति करते हैं। और जड़ें गहरी इसलिए होती है ताकि वो नीचे गहराई से जो जल की मात्रा है उस जल की मात्रा को सोखते रहें। उत्सर्जन में अपशिष्टों का त्याग होता है, यह प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया होती है। जो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन का मतलब होता है कि ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिनको शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। और जिस तंत्र के माध्यम से निकाला जाता है उसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। तो ये दोनों में होता है, पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। सर पौधों में क्या है? पौधों में जैसे आपने देखा होगा, पौधों के अंदर एक गोंद नुमा एक पदार्थ आता है ना, तो वो क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। जो उसके नीचे की पत्तियां होती है, वो नीचे पत्तियां गिरती रहती है, वो भी क्या है? अपशिष्ट है। वो भी क्या है? अपशिष्ट है। ओके। जैविक घटक कहते हैं, जैविक घटक जिसमें जीवित अंश हो, जिसमें जीवित अंश पाया जाए उसको हम कहेंगे जैविक घटक। क्या कहेंगे? जैविक घटक। जीवों की संख्या में संतुलन का प्रमुख कारण होता है प्रजनन। अगर प्रजनन नहीं होगा तो जीवों की संख्या में संतुलन नहीं पाया जाएगा, यानी कि संख्या वो है वो कम ज्यादा हो जाएगी। आज बहुत सारी जातियां जंतुओं की जो है वो विलुप्त हो रही है। विलुप्त होने का कारण यही है कि उनकी संख्या के अंदर जो कमी आ रही है वो किसके कारण आ रही है? यानी कि उचित प्रजनन जो है वो नहीं हो रहा है, या प्रजनन करने के लिए जो परिस्थिति चाहिए वो परिस्थिति जो है वो नहीं मिल रही है, इसलिए कमी आती जा रही है इनमें। रेगिस्तानी जीवों में होता है बहुत पतला और कम मात्रा में मूत्र और शुष्क मल। ध्यान रखना है, ये जीवों की बात हो रही है। पहले हमने कौन सा देखा? पौधों की बात देखी। जीवों में क्या होता है? बहुत पतला और कम मात्रा में मूत्र आता है और शुष्क मल होता है। पौधा बिंदु स्राव में अतिरिक्त पानी का त्याग करता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन में त्याग करता है किसका? जल वाष्प का। किसका करता है? जल वाष्प का। याद रखना है, पौधा बिंदु स्राव में अतिरिक्त पानी का त्याग करता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसका त्याग कर देता है। और जो वाष्पोत्सर्जन होता है इसमें किसको त्याग करता है? वो वाष्प का, जल वाष्प का। जहां पानी गिरे वहीं से ले, जहां पानी गिरे वहीं से ले। ध्यान रखना है लाइन को, जहां पानी गिरे वहीं से ले। इसके पीछे मूल विचार है वर्षा जल का संचयन, वर्षा जल का संचयन। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास है पानी में रहने वाले जंतु का शरीर होता है। पानी में जो जलीय जीव हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। जलीय जीव जो है उनमें क्या होता है? धारा रेखीय पाई जाती है। एक तो क्या? धारा रेखीय और फिसलन भरे होते हैं। वो क्या होते हैं? फिसलन भरे होते हैं। केंचुए किसके द्वारा सांस लेते हैं? केंचुए किसके द्वारा सांस लेते हैं? त्वचा द्वारा। याद रखना है, किसके द्वारा? त्वचा द्वारा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होगा? दिन में। प्रकाश संश्लेषण अभी बताया कब होता है? सूर्य की उपस्थिति में। अब सूर्य दिन में ही होता है, रात में तो होगा कौन ही, है ना। तो जबकि श्वसन जो है वो दिन और रात दोनों समय होता है। उनमें जो श्वसन की दर होती है वो दिन और रात दोनों समय होती है, ध्यान रखना है। श्वसन मतलब श्वास लेना, यानी जो श्वास लेने की प्रक्रिया है पौधों के अंदर वो दिन और रात दोनों समय में होती है। केंचुए की सहायता से
कंपोस्ट तैयार करने की विधि कहलाती है। जो केंचुआ होता है उस केंचुए से जो खाद बनाते हैं अपनी, है ना, उस खाद को हमने कंपोस्ट खाद नाम दिया। क्या नाम दिया? कंपोस्ट खाद। तो कंपोस्ट खाद बनाने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है? कृमि खाद या वर्मी कंपोस्ट। क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्ट। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास है रसोई कचरे का खाद में बदलने का सही क्रम होता है। क्या करते हैं? सबसे पहले गड्ढे के तल को रेत से ढक देते हैं। जो गड्ढा है उस गड्ढे को खोदेंगे, उस रेत गड्ढे का जो तल होगा उसको रेत से ढक देंगे। उसके बाद उसमें कचरा डालते रहते हैं। अपनी क्या डालते रहते हैं? कचरा जो होता है वो डालते रहते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है। गड्ढे की बोरियां घास से ढक दें और जो कड़ी है वो कड़ी डाल देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक गड्ढा खोदा हमने, उस गड्ढे की जो नीचे वाली तली होती है उस तली में रेत बिछा दी। रेत बिछाने के बाद अपने अपशिष्ट है वो डालते रहते हैं। अपशिष्ट डाल दिया है कि उसके बाद फिर अपने क्या करेंगे? उसके ऊपर जो पानी है उस पानी को गिरा देते हैं। पानी गिराने के बाद उसके ऊपर फिर रेत बिछा देते हैं अपने, फिर उसके ऊपर कचरा डालते रहते हैं। इस तरीके से इसके अंदर जो है वो परतें हैं वो बनाते रहते हैं, उनको बोलते हैं अपने कड़ी। उनको क्या बोलते हैं? कड़ी। और उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं? उसको रेत से ढक देते हैं और उसको यूं मान के चलो 20 से 30 दिन तक पड़ा रहने देते हैं और उसके बाद खोद कर वो जो है खाद जो होती है उसको निकाल लिया जाता है। ओके, हाँ जी। उसके बाद बात कर रहे हैं अपनी, अभी तक हमने देखा क्लास 6 से जो बायोलॉजी के प्रश्न आए हुए उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा की। देखें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे वो क्लास 6 से आए हुए। अब चर्चा कर रहे हैं अपनी क्लास 7 की। किसकी बात कर रहे हैं? क्लास 7 की बातें कर रहे हैं। दो जीवों के बीच संबंध दर्शाता है वह कहलाते हैं सहजीवी। क्या कहलाते हैं? सहजीवी। क्या कहलाता है? सहजीवी। कौन सा दांत का जोड़ा संरचना में भिन्न है लेकिन कार्य में समान होता है? कार्य में समान होता है। कौन सा? चवरणक और अगर चवरणक। जो दांतों के जोड़े होते हैं इनका काम तो क्या होता है? समान होता है। काम क्या होता है इनका? चीरा फाड़ करना, है ना। क्या करना? चीरा फाड़। भोजन जो होता है उसको चीरने का काम जो है वो इनके द्वारा किया जाता है। पाचन तंत्र के किस भाग में पाचन नहीं होता है? पाचन तंत्र के किस भाग में पाचन नहीं होता है? ग्रासनली और बड़ी आंत और मलाशय जो अपने भोजन ग्रहण करते हैं ये एक आहार नाल के माध्यम से अपने ग्रहण करते हैं और नीचे जो पाचन प्रक्रिया वहां तक लेके जाते हैं। तो सबसे पहला भाग आया अपना मुंह है। क्या आया? मुंह है। मुंह के बाद मुंह के अंदर इसका पाचन होता है। मुंह के अंदर अपने क्या करते हैं? इसमें जो लार होती है उस लार को उस भोजन के अंदर जीभ के द्वारा मिलाई जाती है। उसके बाद एक ग्रसनी आ जाती है। उस ग्रसनी में कुछ नहीं होता। ग्रसनी का काम क्या? सिर्फ जो मुख गुहा है अपनी, इस मुख गुहा को अमाशय तक जोड़ने का काम जो है वो ग्रसनी का होता है। फिर अपने अमाशय में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? अमाशय में। पहले मैंने बताया आपको मुख गुहा, मुख गुहा, उसके बाद एक ग्रसनी। क्या आ गई? ग्रसनी। फिर आ गया अपने पास अमाशय। क्या आ गया? अमाशय। अमाशय के अंदर आंशिक पाचन होता है। क्या होता है? आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन होता है। उसके बाद छोटी आंत क्या आ जाती है? छोटी आंतें आ जाती हैं जिनको क्षुद्रांतर नाम से जानते हैं। छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण पाचन हो जाता है। फिर आती है बड़ी आंत। क्या आती है? बड़ी आंत। और बड़ी आंत के बाद आ जाता है मलाशय। क्या आ जाता है? मलाशय। ओके, हाँ जी। तो मुख गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से होता हुआ भोजन अमाशय में गया। अमाशय में पूर्ण पाचन नहीं होगा, आंशिक पाचन होगा। आंशिक का मतलब कुछ मात्रा में थोड़ा सा पाचन जो है वो होता है और पूरा का पूरा पाचन जो है वो कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत अपने लिए महत्वपूर्ण होती है ना। उसके बाद बड़ी आंत। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में जो पचित भोजन है उस पचित भोजन के अंदर जो पानी की मात्रा है, जो पानी की मात्रा होती है उस पानी की मात्रा को सोखने का काम किया जाता है। और सोखने के लिए बड़ी आंत में अंगुली नुमा दीर्घरोम लगे होते हैं। अंगुली नुमा क्या होते हैं? दीर्घरोम होते हैं। वो क्या करते हैं? उसको पानी का अवशोषण करते हैं और बाद में जो अपशिष्ट बचता है उस अपशिष्ट को मलाशय के अंदर भेज दिया जाता है। ओके, हाँ जी। तो किन किन का पाचन में कौन कौन भाग लेता है? मुख गुहा है, अमाशय और छोटी आंत। कौन भाग नहीं ले रहा है? ग्रसनी है, बड़ी आंत है और मलाशय है। ये इनमें भोजन का पाचन जो है वो नहीं होता है, ध्यान रखना है। वे जीव जो प्राकृतिक रूप से कच्चे माल का उपयोग करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे कहलाते हैं, यानी कि
जो समय का भोजन है वो खुद ही बनाते हैं तो वो कौन से जीव होते हैं? स्वपोषी जीव कहलाते हैं। ऐसे कौन से जीव होते हैं? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे जो हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। किसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? किसकी उपस्थिति में होता है? CO2, H2O और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? जो पत्ती होती है, पौधे की जो पत्ती होती है, उस पत्ती के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग होते हैं जो हरे रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। और इन्हीं कोशिकांग के कारण पत्ती का रंग जो होता है वो हरा होता है। ओके, हाँ जी। पिचर प्लांट कीटों को फंसाता है किसके लिए? जो पिचर प्लांट है वो कीटों को फंसाता है किसके लिए? N2 की आवश्यकता के लिए। किसकी आवश्यकता के लिए? नाइट्रोजन की आवश्यकता के लिए। नेक्स्ट है अपने पास, निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर जाता है। जाता है कि नहीं जाता? अभी बताया मैंने। भोजन नली की दीवार में पेशियों के संकुंचन द्वारा। किसके द्वारा? भोजन नली की दीवार जो होती है, आहार नाल की जो दीवार होती है, उसके अंदर पेशियों द्वारा संकुंचन होता है। और संकुंचन द्वारा जो कर्माकुंचन गति भी कह सकते हो इस बात को आप, जो भोजन की गति होगी वो क्या होती है? कर्माकुंचन गति होती है। कर्माकुंचन गति। कर्माकुंचन गति का मतलब होता है भोजन जो है वो चलता रहता है। ये नहीं है कि एक जगह पहले इकट्ठा होगा फिर इकट्ठा होकर वापस बाद में जाएगा, ऐसा नहीं होता। यानी कि लगातार चलता रहता है। छोटी आंतें के किस भाग से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? विल्ली भाग से। जो छोटी आंत जो होती है उसका जो छोटी आंत जो होती है, इस छोटी आंत का जो अंतिम भाग होता है, कौन सा? अंतिम भाग जो होता है उसको हम कहते हैं विल्ली। क्या कहते हैं? विल्ली। वहां क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है। फिर है अमीबा में बनावटी पेड़ का कार्य है। जो बनावटी पेड़ होती हैं अमीबा के अंदर, उसका काम क्या होता है? भोजन और संचलन दोनों होता है। यानी कि इस तरीके से अमीबा जो होता है ये इस तरीके से होता है। देखो तो ये जो बनावटी पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? बनावटी पेड़ है ना। ये जो बनावटी पेड़ है, ये पेड़ ही एक तो चलने में काम करते हैं, दूसरा जैसे ही कोई भोजन आ गया, जैसे ये भोजन का कण है तो इसके चारों ओर एक घेरा डाल लेंगे और घेरा डालकर एक रिक्तिका बनाकर भोजन का वहीं क्या कर लेंगे? पाचन करते हैं। ये तो दोनों काम होता है, भोजन और संचलन दोनों। जुगाली करने वाले पशुओं में पोषण की प्रक्रिया का सही क्रम होता है। सबसे पहले निगलना, भोजन को निगलते हैं, उसके बाद आंशिक पाचन होता है, फिर जुगाली करते हैं और जुगाली करने के बाद भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास गंगा नदी में अधजली लाशों के कारण कौन सा जीवाणु जो है वो उत्पन्न होता है? कोलीफॉर्म। कौन सा जीवाणु? कोलीफॉर्म जो जीवाणु है वो उत्पन्न होता है। इसी कोलीफॉर्म जीवाणु के कारण ही जो पानी होता है, पानी को जीवाणु रहित करता है। ये पानी को क्या करता है? जीवाणु रहित करता है। ये ध्यान रखना है। क्या काम करता है ये कोलीफॉर्म जीवाणु? जो जीवाणु रहित पानी होगा, यानी जो गंदा पानी होगा उसमें से जीवाणु जो होते हैं उनको नष्ट करने का काम इसका होता है। जंगल की मिट्टी में पानी एवं पोषक तत्वों की मात्रा होती है भरपूर। जो जंगल होता है उस जंगल की मिट्टी के अंदर पानी और पोषक तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं? भरपूर मात्रा में होते हैं। मिट्टी के किस परत में पानी और खनिज की उपलब्धता अधिकतम होती है? एक क्षितिज, जो क्षितिज परत है, अपनी ऊपरी जो परत है, इसके अंदर अधिकतम होता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है मानव शरीर में किसका पाचन नहीं होता है? मानव शरीर के अंदर किसका पाचन नहीं होता है? सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। किसका पाचन है? सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए, सेल्यूलोज का मतलब जैसे घास है ना। सेल्यूलोज क्या है? जैसे घास है, घास के अंदर एक प्रकार का सेल्यूलोज होता है। उसका पाचन करने के लिए जो आहार नाल होती है, जो आहार नाल का जो अंदर का जो सिस्टम होता है, वो सिस्टम में जो पशु जो होते हैं उनके अंदर होता है, वैसा अपने आहार नाल में नहीं होता है, वो कोमल होती है। ओके, हाँ जी। चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें होता है वांछित गुणों वाले माता पिता का चयन करना। वांछित गुणों वाले माता पिता का चयन करना चयनात्मक प्रजनन विधि की बात हो रही है यहाँ। चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? वांछित गुणों का, वांछित का मतलब होता है जो अपने को गुण चाहिए, जो गुण चाहिए उन गुणों को चयन करना। पौधों से प्राप्त रेशा सेल्यूलोज का स्रोत है।
जो जानवर से प्राप्त रेशा या ऊन किसका स्रोत है? प्रोटीन का। किसका स्रोत होता है? प्रोटीन का। किसका होता है? प्रोटीन का होता है। अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका है पानी में एसिड मिलाना होता है, यानी पानी के अंदर क्या डालना है? एसिड डालना है, न कि एसिड के अंदर पानी। ध्यान रखना है, एसिड में पानी नहीं डालना, पानी में एसिड डालना है। ठीक है, हाँ जी, ध्यान रखना है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर अपने एसिड में पानी डालेंगे तो जैसे ही पानी डालेंगे तो एसिड जो है वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि वो प्रफुल्लित हो जाएगा और प्रफुल्लित होकर बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो उससे आघात हो सकता है। इसलिए एसिड में पानी नहीं डालना, पानी में एसिड डालना है। हमें क्या डालना है? पानी में एसिड डालना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास मृदा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य बचाना है। मृदा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य किसे बचाना है? जो मृदा जो संरक्षण है, मिट्टी का जो संरक्षण है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ऊपरी परत है अपनी, उस ऊपरी परत को बचाना होता है। ऊपरी परत की जो मिट्टी है उसको बचाना होता है, क्योंकि ये उपजाऊ मिट्टी होती है। अवायवीय या फिर अनोक्सी शोषण का उत्पाद जो होता है वो क्या होता है? एथाइल एल्कोहल और लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। अवायवीय शोषण का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो शोषण प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं अवायवीय शोषण। क्या बोलते हैं? अवायवीय शोषण। क्या बोलते हैं? अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण। सांस छोड़ते समय पसलियां गति करती है नीचे की ओर और अंदर की ओर, नीचे की ओर और अंदर की ओर। जब सांस छोड़ते हैं अपनी, तो जो पसलियां होती है अपनी, वो पसलियां नीचे और अंदर की ओर गति करती है। हाँ जी। केंचुए तथा मेंढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। जो केंचुए होते हैं और जो मेंढक होते हैं वो त्वचा से सांस लेते हैं, जिसके कारण दोनों जीव की त्वचा जो होती है वो क्या होती है? नरम और पतली। क्या होती है? नरम और पतली होती है। इसी कारण वो त्वचा से सांस लेने का काम करते हैं। वह पेशीय नली जिससे संचित मूत्र शरीर से बाहर निकलता है वह कहलाता है मूत्र मार्ग। क्या कहलाता है? मूत्र मार्ग। वह पेशीय नली जिससे मूत्र किडनी से मूत्राशय के अंदर आता है और वहां इकट्ठा होता है, क्या कहलाती है? वो मूत्र वाहिनी। क्या कहलाती है? मूत्र वाहिनी। रक्त और ऊतक या धमनी से शिरा में जो रक्त है वो किसके माध्यम से जाता है? वो जाता है केशिका के माध्यम से। केशिका, ये केशिका एक रक्त वाहिनी है। ये भी क्या है कि रक्त वाहिनी है जिसका व्यास जो होता है, व्यास सबसे कम है। व्यास सबसे कम होता है। ध्यान रखना इस बात का, सबसे कम होता है। इसका जो व्यास होता है बिल्कुल कम होता है, यानी पतली होती है। ये क्या होती है? पतली होती है। मानव में अनोक्सी शोषण का उत्पाद है केवल लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। ये हटा दो, लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। अनोक्सी शोषण जो होता है वो आंशिक रूप से जिसमें O2 हो, यानी कि ऑक्सीजन हो, वो उसमें लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है। और जिसमें बिल्कुल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है एथाइल अल्कोहल, CO2 और ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? एथाइल अल्कोहल, CO2 और ऊर्जा बनती है। ये ध्यान रखना है। मानव शरीर के किस भाग में स्वेद ग्रंथियां नहीं होती है? स्वेद ग्रंथियां का मतलब है तेलीय ग्रंथियां। तेलीय ग्रंथियां जो है वो नहीं होती हैं। होठ जो होते हैं, होठ के अंदर जो तेलीय ग्रंथियां हैं वो नहीं होती है। ध्यान रखना है। पौधों में कौन सा भाग मुख्यतः लैंगिक जनन में भाग लेता है? बीज और फूल जो होते हैं वो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकता है। विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकता है एक से अनेक बीजांड। ध्यान रखना है, एक से अनेक बीजांड, यानी कि एक से अनेक बीजांड का मतलब है कि अलग अलग जो फूल है उन फूलों का जो फल जो है, बीजांड का मतलब यहाँ पर फल जो है वो एक से अनेक हो सकते हैं। परागण क्या है? परागण होता है जो पराग कोष होते हैं। क्या? जो पराग कोष होते हैं उस पराग कोष से वर्तिका ग्रह तक पराग कणों का स्थानांतरण या पहुंचना या संचलन जो होता है वो क्या कहलाता है? परागण। ये
स्वपरागण भी होता है और परपरागण भी होता है। क्या होता है? स्वपरागण व परपरागण भी होता है, परपरागण भी होता है। परपरागण में भाग लेता है कौन? परपरागण किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा, जल द्वारा या कीटों द्वारा। या किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा होता है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। सीवेज मुख्य रूप से है तरल अपशिष्ट। सीवेज जो होता है वो क्या होता है? तरल अपशिष्ट होता है। घरों या फिर सार्वजनिक स्थान से अपशिष्ट जल को उपचार संयंत्र तक जाने वाले पाइप को हम कहते हैं गंदी नाली की व्यवस्था। क्या बोलते हैं इसको? गंदी नाली की व्यवस्था। किस बल के द्वारा पौधों में पानी नीचे से ऊपर जाता है? किसे बल के द्वारा? बल की बात हो रही है यहाँ पर। तो कौन सा बल जो है वो जो पौधों के अंदर जो जड़ें होती है, देखो जड़ें पानी का क्या करती है? अवशोषण, यानी सोखने का काम है पानी को, सोखने को काम जिको है पानी को, वो क्या करे? जड़ा जी की है बे सोखने को काम करे। तो जड़ों पानी सोख गए बे पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाया जावे। तो वो पहुंचाने खातर ऊपर की ओर जाना है। देख ऊपर की ओर, अगर नीचे की ओर जा रहा है तो साधारण सी बात है वो चला जाएगा। अब ऊपर की ओर पहुंचाना है अपने को, तो ऊपर की ओर पहुंचाना है तो एक बल लगाना पड़ेगा। तो कौन सा बल लगता है इसमें? चूसक बल लगता है। कौन सा? चूसक बल की सहायता से पौधे के प्रत्येक भाग तक पानी को पहुंचाया जाता है। मछली में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया, पक्षी में यूरिक अम्ल, याद रखना है, पक्षी में यूरिक अम्ल, मछली में अमोनिया होता है। तो मानव में कौन सा होता है? मानव में होता है यूरिया। मानव में कौन सा होता है? यूरिया होता है। जो अपने मूत्र होता है, मूत्र के अंदर जो यूरिया की मात्रा है वो पाई जाती है। हाँ जी। किसे हरा फेफड़ा कहते हैं? हरा फेफड़ा किसे कहा जाता है? जंगल को हरा फेफड़ा कहा जाता है। तने के ऊपर एक पेड़ के शाखाओं वाले भाग को जाना जाता है। तने के ऊपर एक पेड़ की जो शाखाएं होती है उस भाग को क्या कहा जाता है? शीर्ष। क्या कहा जाता है? शीर्ष कहा जाता है, ध्यान रखना है। हाँ जी। नेक्स्ट है, अब तक हमने बात की पहले क्लास 6 की, उसके बाद हमने 7th क्लास की चर्चा की। अब अपनी बात कर रहे हैं क्लास 8th के जो पर्सन है उनकी बातें कर रहे हैं। जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की जो क्लास 8th की बुक है, वहां से जो पर्सन लिए गए हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। विषाणु निर्जीव एवं सजीव के बीच की योजक कड़ी है। जो विषाणु होते हैं वो निर्जीव और सजीव के बीच की एक कड़ी कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? कड़ी कहा गया है, जिससे क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। यह जनन करता है केवल परपोषी के कोशिका में। कहां करता है? केवल परपोषी के कोशिका में ही जनन करना का काम जो है वो किसका होता है? विषाणु का होता है। ब्रेड या किण्वन में कौन सी गैस निकलती है? CO2। कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस से निकलती है। रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? रेड डाटा बुक जो होती है उसके अंदर किसका जो डाटा है वो रखा जाता है? तो ऐसे पादप या जो प्राणी, ऐसे पादप या प्राणी की जगह जंतु यूज कर सकते हो आप, जंतु शब्द याद रख सकते हो। पादप और जंतु जो है जो लुप्त हो चुके हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं, लुप्त हो चुके हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं, उनका डाटा जो है वो रेड डाटा बुक के अंदर रखा जाता है। अदरक के प्रवर्धन में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? परकंद का। किसका? परकंद का या फिर तने का। ठीक है। प्रवर्धन का मतलब होता है कि नया पौधा उगाना, नया पौधा उगाना, नया पौधा उगाना क्या कहलाता है? प्रवर्धन। ओके, हाँ जी। जैव खाद्य पर्यावरण के लिए अच्छा है। जैव खाद जो होती है वो पर्यावरण के लिए अच्छी होती है, पर इसमें कौन सा गुण नहीं होता है? संतुलित पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए शब्द है। कोशिका के लिए अलग अलग घटकों के लिए जो मुख्यतः जो भाग है वो कौन सा होता है? कोशिका अंगक या कोशिकांग के नाम से भी जानते हैं इसे। किस नाम से? कोशिकांग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कोशिकांग के नाम से भी जानते हैं। कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है, ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। कौन सा कोशिकांग पादप और जंतु और जीवाणु तीनों में पाया जाता है? ऐसा कौन सा कोशिका का अंग है जो तीनों के अंदर पाया जाता है? पादप कोशिका में भी, जंतु कोशिका में भी और जीवाणु कोशिका में भी। तो कौन सा ऐसा? कोशिका झिल्ली। कौन सा है?
कोशिका झिल्ली जो है वो तीनों कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। युग्मक निषेचित होकर युग्मनज बनाता है, तो युग्मनज विकसित होकर किसका निर्माण करता है? भ्रूण का। किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। टेडपोल से मेंढक में परिवर्तन कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? जब टेडपोल होता है, टेडपोल जो होता है मेंढक का, जो यूं कह सकते हैं भ्रूण जो है मेंढक का, उसको टेडपोल कहा गया है ना। तो टेडपोल से जब वो मेंढक में परिवर्तित होता है तो उस समय को क्या कहा जाता है? कायांतरण। क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को कायांतरण कहा जाता है। तो कायांतरण के लिए आवश्यक तत्व जो होता है वो कौन सा होता है? आयोडीन। कौन सा होता है? आयोडीन, याद रखना है। कौन सा तत्व है? आयोडीन, याद रखना है। ओके, हाँ जी। किस जीव में स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है? स्पष्ट कोशिका भित्ति जो है वो किस जीव के अंदर पाई जाती है, लेकिन केंद्रक जो होता है वो नहीं होता है? ऐसी कौन सी कोशिका है, जीव है जिसके अंदर कोशिका भित्ति तो स्पष्ट रूप से पाई जाती है लेकिन केंद्रक नहीं पाया जाता है? जीवाणु कोशिका के अंदर ऐसा होता है। उत्तक समान कोशिकाओं का समूह है। उत्तक जो होते हैं यानी दो या दो से अधिक समान कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? उत्तक का। किसका निर्माण करती है? उत्तकों का निर्माण करती है। परंतु अंग में कोशिकाएं होती है भिन्न भिन्न। अंग में कोशिकाएं क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि जो अंगों का निर्माण होता है वो किससे होता है? दो या दो से अधिक उत्तक जो होते हैं वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का। अब जैसे मान लो ये एक उत्तक है, इसमें समान कोशिकाएं हैं, एक जैसी कोशिकाएं, जैसे गोल कोशिकाएं हैं, दोनों गोल कोशिकाएं मिलकर इस उत्तक का निर्माण कर दिया, उत्तक फर्स्ट का। यहां जो उत्तक है ये जो है ये बेलनाकार जो है वो कोशिकाएं मिलकर इस उत्तक सेकंड उत्तक का निर्माण कर दिया। अब ये दोनों उत्तक मिलकर किसका निर्माण कर देंगे? अंग का। किसका निर्माण करेंगे? अंग का। अब इस उत्तक की कोशिकाएं देखो गोल है और इस उत्तक की कोशिकाएं क्या है? बेलनाकार। तो अलग अलग हुई कि नहीं हुई? तो ध्यान रखें क्या कि अंग में जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, ध्यान रखना है। मानव में निषेचन अंडवाहिनी में होता है। कहां होता है? अंडवाहिनी में होता है। तो निषेचित अंडे का परिवर्धन जो होता है, परिवर्धन जो होता है वो कहां होता है? वो होता है गर्भाशय में। कहां होता है? गर्भाशय में, ध्यान रखना है। जो निषेचन होता है वो कहां होता है? अंडवाहिनी में होता है, या फेलोपियन ट्यूब याद रख सकते हो आप इसको। क्या नाम है? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब याद रख सकते हो आप इसको। फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है? निषेचन होता है, और परिवर्धन का जो काम है वो कहां होता है? गर्भाशय में। लक्षणों के वंशानुगति के लिए जिम्मेवार होता है। जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण का जो काम होता है वो किसका होता है? गुणसूत्र और जीन का। किसका होता है? गुणसूत्र और जीन का काम होता है। कोशिका के आकार को व्यक्त किया जाता है माइक्रोमीटर में। किसमें मापा जाता है? माइक्रोमीटर में मापा जाता है। कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? कोशिका झिल्ली द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोशिका झिल्ली द्वारा नियंत्रण होता है। हाइड्रा है या ईस्ट है, इनमें जो जनन होता है वो किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा? मुकुलन विधि द्वारा होता है। और ये जो जीव है, ये जो हाइड्रा है और ईस्ट है, ये कौन से जीव है? एक कोशिकीय जीव है। कौन से जीव है? एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है। और ये जो मुकुलन विधि है ये कौन सी विधि है? अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है, ध्यान रखना है। अलैंगिक जनन की एक विधि है मुकुलन। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं, कौन सा होता है? अलैंगिक जनन। अभी बताया मैंने, जैसे ये हाइड्रा और ईस्ट के अंदर है, इसमें एक ही जीव भाग लेता है, इसलिए मुकुलन जो होता है वो अलैंगिक जनन कहलाता है। ओके, हाँ जी। तो एक जीव जब भाग ले तो उस विधि को क्या कहेंगे? एक अलैंगिक जनन। आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाला जो प्रदूषण है वो कौन सा है? वायु प्रदूषण। कौन सा है? वायु प्रदूषण जो है उसको प्रभावित कर रहा है। हाँ जी। अब बात कर रहे हैं अपनी क्लास 9th की। किसकी बात कर रहे हैं? क्लास 9th की बात कर रहे हैं। 9th क्लास से जो एनसीईआरटी की जो 9th क्लास है उसकी जो बुक है वहां से जो पर्सन आए हुए हैं उनकी बातें करते हैं। अल्प प्रासरी माध्यम में कोशिका द्रव का सिकुड़ना क्या कहलाता है?
जीव द्रव्य कुंचन क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कुंचने कहलाता है। रसदानी के चारों ओर कैसी झिल्ली होती है? जो रसदानी होती है उस रसदानी के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को क्या कहा जाता है? एकल। क्या कहा जाता है? एकल झिल्ली। लाइसोसोम में भरा हुआ एंजाइम कहां बनता है? अंतःद्रवी जालिका में। कहां बनता है? अंतःद्रवी जालिका में। लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली भी कहा जाता है। क्या? आत्मघाती की थैली। आत्मघाती की थैली के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना इसे। आत्मघाती की थैली के नाम से भी जाना जाता है। जब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो क्या होता है? कोशिका फूल जाएगी। तो क्या हो जाएगी? कोशिका फूल जाएगी। सीधी सी बात है भी, जब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की जो सांद्रता है वो अंदर के जल के अणुओं की सांद्रता से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तो कोशिका क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ और औषधि को विष रहित करता है? चिकनी अंतःद्रवी जालिका। कौन सी? चिकनी अंतःद्रवी जालिका जो होती है वो विष रहित करती है। प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्र कहलाता है केंद्र काभ। क्या कहलाता है? केंद्र काभ कहलाता है। नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित जो पूर्वी कोशिकाएं जो होती है से होने की बात किसने कही थी? विर्चो ने। किसने कही थी? विर्चो ने। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग क्या होता है? राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम कोशिकांग ही पाया जाता है। वह कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदल दे। क्या? सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदल दे। कौन सा होता है? गोल्जी उपकरण। कौन सा? गोल्जी उपकरण। और गोल्जी उपकरण की जो खोज है वो किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। किसने? कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा गोल्जी उपकरण। क्या नाम पड़ा? गोल्जी उपकरण नाम पड़ा। अमीबा किस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है? अंतः कोशिकता। किसे? अंतः कोशिकता से भोजन ग्रहण करता है। मैंने आपको बताया जैसे ये एक अमीबा है, अमीबा के ये जो भाग होते हैं ये क्या कहलाते हैं? पादाब। क्या कहलाते हैं? पादाब। और ये पादाब भोजन के कण के चारों ओर एक रिक्तिका बनाते हैं और रिक्तिका बनाकर उसको भोजन का पाचन बाहरी कर लेते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अंतः कोशिकता। केंद्र के अलावा डीएनए कहां पाया जाता है? डीएनए कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के अंदर हरित लवक के अंदर डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए कहां कहां पाया जाता है? ध्यान रखें, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। हरित लवक। ओके। तने की परिधि में वृद्धि होती है। तने की जो परिधि होती है, तने का जो परिधि का मतलब है तने का जो मोटाई होती है ना, उस मोटाई में जो वृद्धि होती है वो किस उत्तक के कारण होती है? वो होती है पार्श्व विभाज्योत्तक के कारण। किसके कारण? पार्श्व विभाज्योत्तक के कारण। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो जीवित कोशिका की जो खोज है वो किसने की थी? ल्यूवेन होक ने की थी। ध्यान रखना है, ल्यूवेन होक ने की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट है अपने पास स्केलन काइमा। स्केलन काइमा में कोशिका होती है मृत कोशिकाएं। कौन सी होती है? मृत कोशिकाएं होती है। कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत और अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है या सहायक होती है? गर्तिका। क्या? गर्तिका। कौन सी संरचना? गर्तिका। या फिर एरियोलर बोल सकते हो आप। कौन सी? एरियोलर बोल सकते हो। वह पेशीय ऊतक जो जीवन भर बिना थके काम करता है? हृदय पेशी। कौन सी? हृदय पेशी। महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फ्लोएम में पाए जाने वाले एकमात्र निर्जीव पदार्थ क्या होता है? फ्लोएम तंतु। क्या होता है? फ्लोएम तंतु निर्जीव होता है। ध्यान रखना है, क्या होता है? निर्जीव होता है। आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण विली द्वारा होता है तथा यह कौन सी उपकला कोशिका है? कौन सी उपकला कोशिका है? तो यह है स्तंभाकार उपकला कोशिका। कौन सी है? स्तंभाकार उपकला कोशिका। स्तंभाकार का मतलब होती है यानी कि एक आयत के आकार की है। कैसी है? आयत के आकार की।
चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां उदाहरण है अनैच्छिक पेशियों का। किसका? अनैच्छिक पेशियों का। संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है पेशियों में। कहां पाई जाती है? पेशियों में पाई जाती है। किस कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक लोप हो जाता है? केंद्रक का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जो सहचर कोशिकाएं होती है उनके अंदर ऐसा होता है। उनके अंदर क्या होता है? जो केंद्रक होता है उसका लोप हो जाता है। ऑर्थोपोडा और जो मोलस्का है, ऑर्थोपोडा और जो मोलस्का वर्ग है उसमें किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो होता है वो पाया जाता है? परिसंचरण तंत्र जो होता है वो पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र। ओके। जो सकल जो होता है, सकल जो होता है ये पाया जाता है पिसीज और सरीसृप के अंदर। पिसीज और सरीसृप के अंदर। ओके। मरुस्थलीय पौधों में जल हानि को कम करता है। कम करने का काम जो होता है वो किसका होता है? क्यूटिल या फिर उपत्वचा का। किसका होता है? उपत्वचा का होता है। कोरक कोशिका में किसके कारण जल और गैस की पारगम्यता जो है वो समाप्त हो जाती है? सुबेरिन। किसके द्वारा? सुबेरिन। महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण बात एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है अपने पास स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तर जीविता किसकी उपस्थिति के कारण संभव होती है? जो स्थलीय पर्यावरण के अंदर जो पादप होते हैं उनकी जो उत्तर जीविता है यानी कि वो जीवित बने रहे, है ना, ये किसके कारण होता है? ये संवहन उत्तक के कारण। किसके कारण? संवहन उत्तक के कारण। ओके। हाँ जी। नेक्स्ट है इकाई नोड मेटा। इकाई नोड मेटा जो होता है वो क्या होता है? पूर्णतः समुद्री जीव। क्या होते हैं? इकाई नोड मेटा ये भी एक जंतुओं का वर्ग है। इसके अंदर सभी के सभी जो समुद्री जीव होते हैं उनको रखा गया है, उनको रखा गया है। इकाई नोड मेटा का चलन अंग जो पैर है वो क्या कहलाता है? नालपाद। क्या कहलाता है? नालपाद के द्वारा ये चलने का काम करते हैं। जीवों के नामकरण की पद्धति की शुरुआत किसने की थी? लीनियस ने। किसने दी थी? लीनियस ने। संपूर्ण रूप से उपास्थि का बना कंकाल होता है किसका? सारक का। किसका होता है? सारक का होता है। नेक्स्ट है जाति का उद्भव नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? डार्विन ने। डार्विन है ये, है ना, डार्विन। डार्विन ने लिखी थी। डेंगू, एड्स, इन्फ्लुएंजा, खसरा ये विषाणु से होते हैं। किसके द्वारा? विषाणु जनित रोग हैं। तो टाइफाइड है, एंथ्रेक्स है, हैजा है, काली खांसी है, ये किससे रोग होने वाले? किससे या किससे होते हैं ये रोग? है जीवाणु से। ये कौन से रोग हैं? जीवाणु जनित रोग हैं, ध्यान रखना है। वर्षा प्रतिमान निर्भर करता है उस क्षेत्र के जलाशयों की संख्या पर। अगर जलाशयों की संख्या अधिक होगी तो वहां जल की मात्रा है वो भी क्या होगी? वर्षा की मात्रा वो भी अधिक होगी। बंजर सेल पर लाइकेन की वृद्धि के बाद किसकी वृद्धि होती है? मोश की। किसकी वृद्धि होती है? मोश की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है प्रति विषाणु औषधियां। प्रति विषाणु औषधियां बनना कठिन होता है क्योंकि विषाणु में जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम या फिर नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना है। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया किसकी उपस्थिति में संभव नहीं है? किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव नहीं है। बोस इंडिकस, बोस बुबेलिस भारतीय नस्ल है। ये कौन सी है? भारतीय गायों की नस्ल है। तो जर्सी और जो ब्राउन स्विस है ये किनकी नस्ल है? विदेशी नस्ल है। ये कौन सी है? विदेशी नस्लें हैं। ओके। हाँ जी। नेक्स्ट है कटला मछली जल की सतह से भोजन लेती है, राहु मध्य से, मृगल और जो कोमल कारप है ये तालाब के किस भाग से? तली के भाग से भोजन ग्रहण करती है। किस भाग से? तली के भाग से। तीनों बात आगे एक साथ आपको याद रखनी है, कौन सी तली से लेती है और कौन सी मध्य से। अब बात करते हैं अपने क्लास 10th की। 10th क्लास से जो बायोलॉजी के पर्सन है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। अमाशय का स्तर सुरक्षित रहता है किसके कारण? जो अमाशय होता है उस अमाशय का जो अंदर का अस्तर जो होता है वो सुरक्षित रहता है किसके कारण? श्लेष्मा ग्रंथि के कारण। किसके कारण? श्लेष्मा ग्रंथि के कारण। यकृत पित्त स्राव करता है जो पित्ताशय में जमा रहता है तथा छोटी आंत में आकर मिलता है। छोटी आंत जो होती है वहां आकर वो मिल जाता है। किस वर्ग के जंतु अपना भोजन शरीर से बाहर पचाकर ग्रहण करते हैं? कवक।
कौन से? कवक वर्ग के जंतु जो होते हैं वो अपना भोजन शरीर से बाहर ही पचाकर ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है न्यूरॉन में विद्युत आवेग की दिशा होती है। सबसे पहले डेंड्राइट, डेंड्राइट क्या करते हैं? सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, उनको फिर कोशिका काय में भेजते हैं, फिर वहां से एक्सोन में जाता है और एक्सोन से अंतिम छोर तक भेज दिया जाता है। फिर है न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहां बदलते हैं? एक्सोन छोर पर या अंतिम सिरे पर। अंतिम सिरे पर, अंतिम सिरे पर लिख सकते हो आप, अंतिम सिरे पर। मानव आहार नाल का सही क्रम है, मैंने अभी बताया था आपको, पहले मुख्य गुहा, फिर ग्रसनी, फिर ग्रेशिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर मलाशय आ जाता है। फिर क्या आ जाता है? मलाशय। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास अंतः श्वसन के दौरान वायु का प्रवाह जो होता है वो होता है किसके द्वारा? जब अपने श्वास लेते हैं, सबसे पहले ये जो नाक है अपने, है ना, इनको क्या बोलेंगे? नासा द्वार। क्या बोलेंगे? नासा द्वार। फिर ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ, कंठ से श्वास नली, फिर कुपिकाओं में चला जाएगा। कुपिकाएं गुब्बारे नुमा संरचना होती है। फिर श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय जो होता है वो क्या कहलाता है? एल्वोली कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्वियोली, एल्वियोली कहलाता है। ओके, पौधों में रंध्र खुलना और बंद होना निर्भर करता है। जो पौधों के अंदर जो रंध्र होते हैं, जो रंध्र क्या होते हैं? पौधों के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या? छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं वो पाए जाते हैं। उनका जो खुलना और बंद होना ये किसके ऊपर निर्भर करता है? कोशिका के भीतर जल की मात्रा पर। किसकी मात्रा पर? जो जल है उस जल की मात्रा पर निर्भर करता है। एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है हिप्पोकैम्पस और एक्जेस्टक और एनाबस के अंदर एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एकल परिसंचरण तंत्र का मतलब है जो रुधिर होता है वो एक ही बार क्या करता है? चलता है, एक ही बार चलता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है। तो वृक्क की जो इकाई होती है सबसे छोटी वो क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहां से आता है? H2O से। कहां से आता है? H2O से। जंतुओं में संचित ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में होती है, तो पौधों में संचित ऊर्जा होती है, पौधों में संचित ऊर्जा होती है स्टार्च के रूप में। किसके रूप में इकट्ठी होती रहती है? स्टार्च के रूप में इकट्ठी होती रहती है। दो न्यूरॉनों के बीच के संगम स्थल को क्या कहा जाता है? सिनेप्स। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। यानी कि अपने शरीर के अंदर लाखों न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, तो एक जो न्यूरॉन्स है और जो दूसरा न्यूरॉन्स है उनके बीच की जो कड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहते हैं। मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन कहाँ होता है? तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा। तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों द्वारा होता है। प्रतिवर्ती चाप के संगठकों का सही क्रम है। सबसे पहले ग्राही अंग, ग्रहण करने वाले अंग, फिर वो संवेदित न्यूरॉन, संवेदी कोशिकाएं बोल सकते हो, फिर मेरु रज्जु को, मेरु रज्जु से प्रेरक जो कोशिकाएं होती है वहां, प्रेरक से फिर पेशी कोशिकाओं को भेजा जाता है। मेरु रज्जु निकलता है मेडुला से। कहां से निकलता है? मेडुला से। पौधों में एब्सी कमल का मुख्य कार्य है वृद्धि को संदर्भित करना, या फिर संदर्भित का मतलब है रोकना, रोकना, वृद्धि को रोकना, वृद्धि को रोकना। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में कौन बदलता है? अपघटक। कौन बदलता है? अपघटक। ओके, विश्व में सबसे तेजी से घटता प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? वन। बहुत ही तेजी से घट रहा है, देखो रोज के काट रहे हैं अपने, नए तो नहीं लगा रहे, काट जरूर रहे हैं रोज के, है ना। 3R जो है, 3R कौन से हैं? ये महत्वपूर्ण है। एक तो है रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। कौन कौन से हैं? 3R का मतलब क्या है? रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। ओके, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। पुशअप में लैंगिक जनन का सही क्रम होता है, पहले परागकण, फिर निषेचन होता है, फिर भ्रूण बनता है, फिर भ्रूण बनने के बाद नवोद्भिद बनता है। क्या बनता है? नवोद्भिद बनता है। प्लेन एरिया में द्विविखंडन एवं प्लाज्मोडियम में जो जनन है वो कौन सा होता है? प्लेन एरिया के अंदर तो जो जनन की विधि है वो कौन सी है? द्विखंडन है। प्लाज्मोडियम में
किस प्रकार की विधि पाई जाती है? बहुविखंडन। कौन सी पाई जाती है? बहुविखंडन पाई जाती है। स्त्रियों में वह घटना जो जनन अवस्था प्रारंभ करता है कहलाती है रजोधर्म। क्या कहलाती है? रजोधर्म। पारितंत्र में शामिल होते हैं सभी सजीव और निर्जीव। ध्यान रखना, सारे के सारे सजीव और सारे के सारे निर्जीव आते हैं पारितंत्र में। समझ गए? जैसे जलाशय एक तालाब है, वो क्या है? पारितंत्र है। क्या है? पारितंत्र है। और जंगल, जंगल भी है, क्या है? पारितंत्र। अब उसमें सजीव भी है और निर्जीव भी है, सजीव भी है और निर्जीव भी है, ध्यान रखना है। सूर्य से पौधे सिर्फ 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। सूर्य जो है, सूर्य से पौधे सिर्फ कितनी ऊर्जा लेते हैं? 1%। जबकि आगे सभी जो जीव होते हैं वो कितनी ऊर्जा लेते हैं? पहले वाले की 10% ऊर्जा जो है वो ग्रहण करते हैं। यह नियम किसने दिया था? लैंडमान ने। किसने दिया था? लैंडमान ने नियम दिया था। नेक्स्ट अपने पास जनन में शुक्राणु का परिवहन होता है। पहले वर्षण, वर्षण से शुक्र वाहिका में, शुक्र वाहिका से मूत्र मार्ग में पहुंचते हैं। मेंडल के F1 के बीज थे, जो मेंडल ने जब वो बीज लिए थे, मेंडल ने जब अपना जो प्रयोग सिद्ध किए थे, प्रयोग सिद्ध किए थे, मेंडल ने उद्यान मटर का पौधा चुना था। पहले तो एक उद्यान मटर का पौधा याद रखना है। और इसमें उसने 7 विपर्यासी लक्षणों में, विपर्यासी लक्षणों में संकरण करवाया था। क्या करवाया था? संकरण करवाया था, संकरण करवाया था। तो जब उसने द्वि संकरण करवाया, 2 विपर्यासी लक्षणों को एक साथ लेकर जब संकरण करवाया, तो उसमें उसने F1 के अंदर बीज जो थे वो कौन से लिए? गोल और पीले बीज लिए थे उसने, गोल और पीले बीज। प्राग नली की लंबाई किसके बीच की दूरी होती है? वर्तिकाग्र और की ऊपरी सतह पर पराग कण और बीजांड के बीच की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है? प्राग नली कहलाती है। किशोरावस्था में लड़कों में लैंगिक परिपक्वता से होता है आवाज का भारी होना। क्या? आवाज का भारी होना। समरूप अंग की उत्पत्ति अलग अलग और कार्य क्या होता है? समान होता है। ऐसे उदाहरण बताने हैं, जैसे पक्षी और चमगादड़ के पंख है। काम समान है लेकिन इनके उत्पत्ति क्या है? अलग अलग मानी जाती है। तालाब, झील, नदी, वन, समुद्र, प्राकृतिक पारितंत्र एवं खेत, बगीचा, ये किसके उदाहरण है? कृत्रिम पारितंत्र का। किसका? कृत्रिम पारितंत्र का। गुणसूत्र में आकार होता है, गुणसूत्रों का जो आकार होता है वो क्या होता है? एक्स या वाई के रूप में, एक्स या वाई के रूप में होते हैं। ओके। राइजोपस में उन नलिकाकार सूत्र जैसी संरचना जिन पर बीजाणु धमनियां पाई जाती है क्या कहलाते हैं? हाइपे। क्या कहलाती है वो? हाइपे कहलाती है। ओके, हाँ जी। निम्न पोषी स्तर में ऊर्जा अधिक होती है, ध्यान रखना है। जो नीचे का पोषी स्तर होगा उसमें ऊर्जा अधिक होती है। ऊपर वाले में कितनी ऊर्जा आती है? सिर्फ नीचे वाले की 10%, उससे ऊपर वाले में उसकी 10%, यानी कि आगे वाले में पीछे वाले की 10% ही ऊर्जा जाती है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ होगी? निम्न पोषी स्तर के अंदर। किसमें? निम्न पोषी स्तर में। नए स्पीसीज का निर्माण होता है डीएनए और गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण। डीएनए और गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण नए स्पीसीज का निर्माण होता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे और बोने पौधे का जो अनुपात था, F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे और बोने पौधे का जो अनुपात निकाला था वो कितना था? 3:1। कितना था? 3:1। गेप, GAP, गेप क्या है? गंगा एक्शन प्लान है। ये एक गंगा एक्शन प्लान यानी कि गंगा की जो सफाई थी उसके ऊपर है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने। समजात अंग की उत्पत्ति समान और संरचना व कार्य जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? कार्य भिन्न होते हैं। जैसे घोड़े का पैर है और मानव का हाथ है, संरचना तो समान है और जो इनकी उत्पत्ति है वो क्या है? समान है। उत्पत्ति समान है, कार्य अलग है। कार्य क्या है? देखो अलग है, उत्पत्ति समान है। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह हमेशा होता है एक दिशीय। क्या होता है? एक ही दिशा में होता है, उसे एक दिशीय कहा जाता है। तो ये थी अपनी बायोलॉजी की क्लास। बायोलॉजी के अंदर हमने जो क्लास 6 से लेके 10th तक, 6 से लेके 10th तक की जो NCERT की बुक है उसका जो निचोड़ है,
एनसीईआरटी की जो बुक है उसका निचोड़ जो है वो तैयार किया है। ये निचोड़ है, ये आपके लिए एक रामबाण है। क्या है? रामबाण कैप्सूल है। तो ये कैप्सूल जरूर ले लें भी, ये कैप्सूलें जरूर ले लें ताकि आपको आपको और कैप्सूल लेने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो कल मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।